हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी स्टूडेंट्स, दोनों ही चैनल्स पर हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना है। इसी के साथ ई बुक्स और ई नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ये जो ई नोट्स हैं वो ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होने के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल होते हैं, जो आपको एग्जाम्स के लिए एकदम पूरी तरीके से प्रिपेयर करवा देते हैं। अब ये ई बुक्स या ई नोट्स आपको मिलेंगे कैसे? इन दोनों के ही लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही इन लिंक्स पर आप क्लिक करोगे, आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये ई नोट्स और ई बुक्स आप कैसे पा सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी पोम माय मदर एट 66 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज। तो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हम हमारे एमसीक्यूज जो हैं सेट ऑफ 5 के हिसाब से करते हैं। यानी हर 5 क्वेश्चंस के बाद, यानी एक सेट के बाद, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। राइट स्टूडेंट्स, एकदम ऑनेस्ट रहना है, जेन्युइन आंसर करना है और ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखकर इनको आंसर करिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज हो सकता है थोड़े से आपके लिए कंफ्यूजिंग हो, थोड़े से मुश्किल हो। राइट, तो चलिए स्टूडेंट्स ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये है हमारा फर्स्ट सेट ऑफ 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, द पोम डज नॉट टॉक अबाउट लॉस ऑफ अ लव्ड वन, नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग, ह्यूमन रिलेशनशिप, सेपरेशन फ्रॉम अ लव्ड वन। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से टॉपिक के बारे में या कौन से पॉइंट के बारे में बात नहीं करती है ये पोम। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ अ लव्ड वन के बारे में बात हो रही है क्या, कि आपने किसी अपने करीबी को या अपने किसी चहीते को खो दिया हो। नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग यानी बढ़ती उम्र, नेचुरल प्रोसेस जो होती है बढ़ने की, उम्र बढ़ने की, क्या उसके बारे में बताया गया है। ह्यूमन रिलेशनशिप, क्या इन रिलेशनशिप्स के बारे में इसमें नहीं बात हुई है क्या। या सेपरेशन फ्रॉम अ लव्ड वन, अपने किसी भी करीबी से जो सेपरेशन आता है, क्या उसके बारे में इसमें बात नहीं हुई है क्या। स्टूडेंट्स, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है लॉस ऑफ अ लव्ड वन। ये अकेला ऐसा मुद्दा है इस पूरी पोम के अंदर, इन सारे ऑप्शंस में ये अकेला ऐसा पॉइंट है कि पूरी पोम के अंदर इसके बारे में कहीं बात नहीं हुई है। आप यहाँ पर अगर ये कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम अपनी मदर के बारे में बात कर रही थी कमला दास, तो बिल्कुल हो सकता है, जी नहीं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है। देखिए, नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग हमें कैसे पता चलती है। इफ़ यू रिमेंबर, जो एक कॉन्ट्रास्ट इमेज ड्रॉ हो रही थी वहाँ पे, जहाँ मदर जो है कार के अंदर बैठी हुई थी और कार के बाहर कौन है, स्प्रिंटिंग ट्रीज, स्पिलिंग चिल्ड्रन। ये जो आपको इमेज क्रिएट करी गई है, ये नेचुरल प्रोसेस ही दिखाता है दैट बदलाव प्रकृति का नियम है। ठीक है, चेंज इज इनएविटेबल, बदलाव आएगा ही आएगा। और वो एजिंग ही दर्शाता है कि कभी कोई जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वो बड़े होते हैं, बड़े और जवान होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग दर्शाया गया है। ह्यूमन रिलेशनशिप तो मेन थीम में से एक थीम है इस पोम के अंदर। यानी हर पोम की चैप्टर की मल्टीपल थीम्स होती हैं। ऐसा एक मेजर थीम होती है, लेकिन मल्टीपल थीम्स होती है, जिसमें से एक इस पोम की एक ह्यूमन रिलेशनशिप है। डॉटर मदर रिलेशनशिप जो है, जो स्पेशली कमला दास जो है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करती हैं अपनी पोम्स में, अपनी राइटिंग्स में। ये मैंने इनके इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इज़न्ट इट। तो इसके बारे में भी बात होती है। लास्ट है सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। ये लव्ड वन कौन है इसमें, इनकी मदर है कमला दास की। तो इनके बारे में तो बात हुई ही हुई है कि सेपरेशन,
लॉस नहीं हुआ है। यहाँ लॉस का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, डेथ होता है, कि किसी की डेथ हो गई हो। यहाँ डेथ हो जाने की बात नहीं हो रही कि किसी की डेथ हो चुकी है। इनफैक्ट ये बात हो रही है कि एक दिन हो जाएगी, ना जाने तब क्या होगा, वो एक परमानेंट सेपरेशन होगा। वहाँ पर भी सेपरेशन को ही कहा गया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए एक दिन ऐसा आएगा जब अपनी मदर से बिछड़ जाऊँगी, और अगर मेरी मदर की वो नहीं ज़िंदा रही तो वो जो डेथ होगी वो सेपरेशन परमानेंट होगा, फिर चाहे कुछ भी कर लो मामा वापस नहीं आएंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए को ही सेलेक्ट करना है क्योंकि डेथ के बारे में यहाँ बात नहीं हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय द फ्रेज फेमिलियर एक कमला दास रेफर्स टू, यानी यहाँ पर जो फेमिलियर एक है यानी जाना पहचाना दर्द, इसमें कमला दास किसके बारे में बात करती हैं? पेन ऑफ सेपरेशन, यानी जो बिछड़ने का जो एक दुख होता है, बिछड़ने की जो तकलीफ़ है उसके बारे में बात कर रही हैं। पेन ऑफ एजिंग, कि देखो उम्र बढ़ती जा रही है, पहले यंग थे अब बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं। पेन ऑफ इलनेस, यानी बीमारी, इलनेस मतलब बीमार, बीमारी की बारे में एक तकलीफ़ हो रही है कि भाई बीमार हो गई हैं, कितनी तकलीफ़दायक बात है। पेन ऑफ ट्रैवलिंग, ओहो फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा माथापच्ची है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, बैग पैक करो, उसके बाद ट्रैवल करना है, क्या ये सारी तकलीफ़ें हैं? स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही बड़ी पेन की बात हो रही है जो कि है पेन ऑफ सेपरेशन, यानी और कहाँ किससे सेपरेशन? अपनी मदर से, यानी डॉटर इस बात से दुखी हो रही है। डॉटर कौन है यहाँ? कमला दास। कमला दास को अपनी मदर से बिछड़ना पड़ेगा, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर बात हो रही है और वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। और ये जाना पहचाना क्यों था? पोम के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि ये जाना पहचाना इसलिए था क्योंकि बचपन में भी कमला दास को जब भी अपनी मदर से थोड़ी देर के लिए भी दूर होना पड़ता था तो उनको तकलीफ़ होती थी कि मम्मी कब आएंगी। अब वो दूर होना किसी भी रीज़न से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मदर कहीं पर काम करती है, जॉब करती है, या इसलिए भी कि मान लीजिए कहीं शॉपिंग पे ही गई है या किसी भी वजह से बाहर गई है, किसी से मिलने के लिए गई है, तो वो थोड़ी देर की भी जो दूरी होती थी ना, उस समय कमला दास को ये लगता था, मतलब एज अ डॉटर, कि मम्मी कब आएंगी कब आएंगी। तो उतना तो वो जाना पहचाना सा पेन है कि तब भी मुझे वो जो इट वॉज सो पेनफुल फॉर मी, तब भी मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द साइट ऑफ यंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन ऑन द वे टू कोचिन इज डैश द पोएट्स एजिंग मदर। ये एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको हर ऑप्शन को यहाँ लगा के देखना होगा कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। यहाँ स्टूडेंट्स मैं जल्दी से आपको एक छोटी सी चीज़ ये बता दूँ, MCQs को लाइटली प्लीज़ बिल्कुल भी मत लें कि हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, आसान होता है। नहीं, इतने इजी नहीं होते हैं। इनफैक्ट MCQs जो मैं आपको पहले भी कई मरतबा बता चुकी हूँ, आपको आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स को प्रिपेयर करने में सबसे ज़्यादा कारगर है। आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, इनफैक्ट कोई बेसिक लेवल पे, अगर ग्राउंड लेवल पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह भी गया है तो MCQs की हेल्प से आपको वो पूरी क्लैरिटी आ जाती है। ठीक है, स्पेशली पोम्स में और ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि पोम्स के अंदर बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं। आपको यू आर सपोज टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, यानी आपको शब्दों में छुपे हुए अर्थ को ढूंढना होता है, समझना होता है। MCQs और ज़्यादा क्लैरिटी दे देते हैं। ठीक है, तो होपफुली अभी तक, हालांकि हमने 2 ही MCQ करे हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया है, डाउट नहीं रहा है। अगर डाउट रह गया है कहीं बेटा तो डाउट को साथ लेकर आगे नहीं जाएंगे, इनफैक्ट डाउट को डेफिनेटली कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, ताकि मैं आपकी कोई भी क्वेरी है या डाउट है उसको दूर कर सकूं। ठीक है, और इसी के साथ लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो यंग ट्रीज और मेरी, मेरी का मतलब मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्या है? हैप्पी। तो यानी जो ये हैप्पी बच्चे हैं, स्प्रिंटिंग ट्रीज जो हैं, वो जब जा रही थी कोचिन, एक्चुअली कोचिन जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, तो यहाँ इसलिए कोचिन जाने की बात हो गई। तो ये उन्होंने जो नज़ारा देखा वो क्या था? ये नज़ारा इज डैश द पोएट्स एजिंग मदर। पोएट की जो बढ़ती उम्र, उनकी जो मदर है, उनकी जो बढ़ती उम्र है मदर की, उससे क्या था, मतलब क्या रिलेशन रखता है ये बाहर का नज़ारा और ये गाड़ी के अंदर का नज़ारा, आपस में क्या रिलेशन रखता है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? लाइक अ डिवाइन अश्योरेंस फॉर द पोएट्स एजिंग मदर।
मतलब डिवाइन का मतलब होता है जैसे सुपर नेचुरल पावर भी कह सकते हैं, देवीय शक्ति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ये इस चीज़ का अश्योरेंस है जो ये बाहर नज़ारा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ है? जी नहीं। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द पोएट्स एजिंग मदर, मतलब वो पूरी तरीके से जो बाहर ये बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और गाड़ी के अंदर जो मदर है उनका एक शार्प कॉन्ट्रास्ट है बेसिकली ये, मतलब एकदम एक तरीके का स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन कह सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम पेन फॉर, यानी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, मतलब अपना ध्यान हटा लेना है, बहुत स्ट्रांगली अपना ध्यान हटा लेना है कि ये जो बाहर खेलते हुए बच्चे हैं वो एक्चुअली ध्यान हटा लेने का एक ज़रिया है। कहाँ से ध्यान हटा लेना? अपनी मदर से। तो अपनी मदर से ध्यान हटा लेने का एक ज़रिया है कि वो इन बच्चों को देख रही है, ठीक है। फोर्थ इज द ब्रिज बिटवीन द पोएट एंड द पोएट्स एजिंग मदर। ये जो सेंटेंस पढ़ के ये मत सोच लेना कि ये अधूरा सेंटेंस है, मैम ये तो एंड पे रुक गया, अधूरा नहीं है बेटा, फिल इन द ब्लैंक है ना। तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक द इज द ब्रिज बिटवीन द पोएट एंड द पोएट्स एजिंग मदर, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे होगा कि माँ और बेटी हुए ना, पोएट और पोएट्स मदर, माँ बेटी ही है ना, इनके बीच का एक पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है। यही ब्रिज बनने का मतलब ये है कि बेसिकली कांटेक्ट, ठीक है, एक जुड़ाव सा हो रहा है। तो ये बच्चों को और पेड़ पौधों को देखकर क्या कोई जुड़ाव महसूस हो रहा है कमला दास को अपनी मदर के साथ? तो क्या है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये जो मदर की जो एक इमेज नज़र आ रही है इस वक्त एक कमला दास को, और जो बाहर बच्चों की या पेड़ पौधों की नए पौधे जो उग रहे हैं वो जो इमेज एक दिखाई दे रही है वो सब क्या है? इट्स अ वेरी शार्प कॉन्ट्रास्ट। तो ये जो बाहर खेलते हुए बच्चे हैं दिखाई दे रहे हैं ना, इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द पोएट्स एजिंग मदर, राइट। शार्प कॉन्ट्रास्ट में है स्टूडेंट्स, आया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े। आई होप आपने ऑप्शन 2 को ही सेलेक्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द फ्रेज ओल्ड फेमिलियर एक हैज़ बीन यूज्ड टू रेफर टू अ फियर in this extract. This phrase can also be used to sorry, ओल्ड फेमिलियर एक के बारे में बात हो रही है कि इसको क्यों दर्शाया गया है। जो पोएट है हमारी कमला दास, उसके खौफ को, उसके डर को दर्शाने के लिए, डर किस बात का? कि वो अपनी माँ से दूर हो जाएगी, ये डर दिखाने के लिए इस फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है। अब पूछा जा रहा है कि इस फ्रेज़ का इस्तेमाल और क्या दर्शाने के लिए हो सकता है। दिस फ्रेज कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू, और क्या चीज़ कर सकते हैं इससे? टू कंपेयर फिजिकल पेन विथ मेंटल एगनी। इसका मतलब है कि जो फिजिकल पेन या शारीरिक पीड़ा जो होती है उसे मानसिक परेशानी जो होती है, मानसिक पीड़ा जो होती है, अगेन एगनी इज अगेन पीड़ा, तो मानसिक पीड़ा जो है उसे शारीरिक तकलीफ के साथ कंपेयर करने के लिए भी इस फ्रेज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। एलिसिट या एलिसाइट भी कह सकते हैं, समवंस अनआंसर्ड क्वेरीज, मतलब किसी के ऐसे सवालों का जवाब है ये जो अभी तक जिनका जवाब नहीं मिला है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उमड़ते हैं जिनका जवाब नहीं होता, तब भी हमें बहुत तकलीफ़ होती है। क्या उस तकलीफ़ के बारे में बात हो रही है? Substantiate reasons for aches and pains. Substantiate का मतलब होता है किसी चीज़ को साबित करना, एक तरीके से प्रूव करना। तो यहाँ है कि या वाजिब ठहराना, बेसिकली किसी चीज़ को वाजिब ठहराना। तो देखो, रीजंस फॉर एक्स एंड पेन्स मतलब जितनी भी दुख तकलीफ पीड़ाएं होती हैं उन सबको वाजिब ठहराते हुए, मतलब वो कारण बताना कि एक तरीके से जो इनको सही ठहराते हैं और जो इनको साबित करते हैं कि हाँ इट इज़ पेनफुल, इट इज़ वेरी एकिंग, इट इज़ वेरी तकलीफ़दायक, ठीक है। तो सब्सटेंशिएट, ये ओल्ड फेमिलियर एक जो है क्या मतलब ये जो पुराना तकलीफ़ या पुरानी पीड़ाएं हैं कमला दास की, क्या वो पुरानी पीड़ाएं आज के समय में जो उनको पीड़ा या तकलीफ़ हो रही है उसको सही साबित करती हैं या उसको वाजिब ठहराती हैं? पुरानी पीड़ाएं सही पीड़ाओं को, पुरानी पीड़ाएं आज की पीड़ाओं को क्या सही साबित करती हैं या वाजिब ठहराती हैं? ये है इसका मतलब। डिस्क्राइब अ लॉन्गिंग वन हैज़ बीन अवेयर ऑफ,
मतलब एक ऐसी लॉन्गिंग को दर्शाता है जिसके बारे में जो एक व्यक्ति जिसके बारे में जिसका एहसास हो। लॉन्गिंग का यहाँ क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जब आप किसी को मिस कर रहे होते हो, ठीक है। जैसे अगर आई एम लॉन्गिंग फॉर माई मदर, मतलब एक तरीके से आई एम मिसिंग माई मदर, तो मिसिंग का मतलब है कि अभी मिस कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गिंग का मतलब होता है कि एक एहसास आपके अंदर परमानेंट है। वो एहसास ये है कि हाँ माँ जो है ना वो चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लॉन्गिंग है वो यही है कि ये जो पुरानी पीड़ा है ना, वो पुरानी पीड़ा इस एहसास को दर्शाती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को हमेशा जिसका इंतज़ार कर रहे हो, जिसकी हमेशा याद में या जिसकी फ़िक्र में आप हमेशा हो, एक ऐसे जिससे आप हैज़ बीन अवेयर ऑफ, जिससे आप वाकिफ़ हो। राइट, डिस्क्राइब अ लॉन्गिंग वन हैज़ बीन अवेयर ऑफ, मतलब एक ऐसा ख्याल जिस ख्याल से हम परिचित भी हैं, और ये ख्याल किस चीज़ का ख्याल है, माँ से बिछड़ ना जाए। तो ये फेमिलियर एक या जाना पहचाना सा जो दर्द है वो क्या है, ये जाना पहचाना सा दर्द यही ख्याल है कि कहीं मैं अपनी माँ से बिछड़ ना जाऊँ। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो कमला दास हैं, बचपन में भी उनके अंदर ये खौफ था कि कहीं वो अपनी माँ से दूर ना हो जाए। इसके अलावा देखिए, ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है, एज इट इज़ आ सकता है। तो वहाँ पर आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बचपन में भी कमला दास को ये डर था कि कहीं उनकी मदर से वो बिछड़ ना जाएं, क्योंकि दूरी सेपरेट होने का उनको एक डर है। अभी भी उनको सेम ही डर सताता है, एक सेम ही उनको एक ख्याल ये परेशान करता है, क्या कि ये जो एहसास है अपनी माँ से बिछड़ जाने का, ये आज भी है उनके अंदर, मौजूदा हालत में भी है उनके अंदर, और वो कमला दास इस दर्द से, इस तकलीफ़ से वाकिफ़ है कि हाँ मेरे अंदर मेरी माँ को से बिछड़ ना जाऊँ, इस बात का ख्याल जहन में है और परमानेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट कम्स द टोन ऑफ द पोएट इन द पोएम इज प्राइमरीली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश। अगेन आपके सामने एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको 2 ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है डॉन्टलेसनेस, इसका मतलब होता है निडर होना, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। देन एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है एंजाइटी या एंशियस होना, ये होता है घबराहट से रिलेटेड, ठीक है, घबराहट होना। देन डिजेक्शन, डिजेक्शन क्या होता है, सैडनेस, सॉरोनेस, दुख, अगेन जो दुख है, दुखी हैं, अपसेट हैं, ठीक है। देन कम्स डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है, हताशा, ठीक है, आप हताश हो गए किसी चीज़ से, अरे मैं जीती नहीं, उफ, अरे मैं जीता नहीं, उफ, ये जो एक निराशा, एक हताशा जो होती है वो। तो यहाँ पर द टोन ऑफ द पोएट, ये ठीक है, द टोन ऑफ द पोएट इन द पोएम इज प्राइमरीली अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, क्या निडर है, क्या कोई हताश हो रहा है, क्या कोई एंशियस हो रहा है, या कोई सैड है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स देखिए, ये कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं दोनों के, पहला कॉम्बिनेशन है फर्स्ट और सेकंड का, देन देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एप्रीहेंशन डिजेक्शन, फिर है डिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट का, और उसके बाद डॉन्टलेसनेस और डिसअपॉइंटमेंट का, ठीक है। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं। जो सही कॉम्बिनेशन होगा स्टूडेंट्स वो वही होगा जहाँ एप्रीहेंशन और डिजेक्शन आएगा, क्योंकि ना तो यहाँ पर कहीं कोई निडर है, डर लग रहा है, किसको डर लग रहा है, कमला दास को, कि कहीं अपनी मदर से बिछड़ ना जाए। इसके अलावा कोई डिसअपॉइंटेड है क्या, नहीं। निराश कौन है कि अरे ऐसा हो गया, इस तरीके से कुछ नहीं है, निराशा भी किसी को नहीं है। हाँ, एक एंशियसनेस है और एक उदासी ज़रूर है। सो सेकेंड एंड थर्ड इज़ दी करेक्ट ऑप्शंस, और यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो हो गया करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स, तो क्या आपको ये अच्छे से समझ में आया है, क्लियर है, और क्या आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट किया था? हमारा फर्स्ट सेट ऑफ 5 कंप्लीट हो गया है, और आउट ऑफ 5 आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया वो भी जल्दी से बताइए। और स्टूडेंट्स एकदम जेन्युइन आंसर्स लिखिएगा प्लीज़, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट सेट ऑफ 5 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और उन स्टेटमेंट्स के आधार पे आपको आपके आंसर्स के ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, द पोएट एक्सेप्ट्स विद रेजिग्नेशन दैट शी मे नॉट बी एबल टू मीट हर मदर। रेजिग्नेशन क्या होता है,
जैसे अगर ऑफिस में रिज़ाइन कर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा त्याग पत्र देना, ठीक है, या इस्तीफा दे देना, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है त्यागना, यानी एक्सेप्ट नहीं करना किसी चीज़ को, त्याग देना, राइट। तो यहाँ पर है कि जो पोएट है कमला दास है, वो एक त्याग मतलब एक एक्सेप्टेंस नहीं होती उन्होंने, वो एक्सेप्ट करती हैं एक चीज़ को, क्या चीज़, दैट शी मे नॉट बी एबल टू मीट हर मदर अगेन। तो यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, यहाँ लिखा है रेजिग्नेशन। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि वो जानती हैं कि जो मेरी मदर है शायद मैं उनसे दोबारा नहीं मिलूंगी, ये एक सच बात है, लेकिन इस सच बात को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, ग्रहण नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वो रेजिग्नेट करती हैं कि भले ही ये कितना भी बड़ा सच होगा, लेकिन फिर भी मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं रखूँगी, फिर भी मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से ओपनली एक्सेप्ट नहीं करूँगी, नेवर। तो मैं भले ही ये, तभी तो वो लास्ट के अंदर पोम में क्या होता है, यही है कि उनको मालूम है कि मदर जो है वो शायद पता नहीं अगली बार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बचेंगी नहीं बचेंगी, फिर भी कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, और ये कह देती हैं। तो ये दिखाई देता है कि वो अभी भी एक वो स्ट्रेंथ दिखाना चाह रही हैं कि नहीं नहीं मिलेंगे डेफिनेटली। लेकिन फिर उनकी जो स्माइल है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये जो रेपिटेशन होता है वो क्या दर्शाता है कि ये जानती हैं कि नहीं मिलेंगे दोबारा कभी भी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, ये हालात हैं। तो ये दर्शा रहा है ये। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द पोएट्स मदर सीज थ्रू द पोएट्स स्माइल, यानी सीज थ्रू का मतलब क्या होता है, यानी जो पोएट की मदर है, कमला दास की मदर जो है, उन्हें कमला दास की वो जो हंसी है ना एकदम लास्ट वाली, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो एक्चुअल में क्यों स्माइल कर रही थी, अपने इस दुख को, वो होता है ना कि वो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, यू नो, कि आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, क्योंकि स्माइल करके अपने किसी भी दुख को छुपाना इज़ द बेस्ट वे टू हाइड अ पेन, राइट। तो यहाँ पर कमला दास भी है, अपने मन के इस दुख को छुपाने के लिए वो स्माइल करती है कि अपनी मदर को जो है दुख ना दे, वो अपनी मदर को सामने ये चीज़ ना आने दे कि हाँ उनसे तकलीफ़ हो रही है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि क्या कमला दास की मदर पहचान जाती है कि अच्छा कोई दिक्कत हो रही है मेरी बेटी को, कोई बात तो है जिसे वो स्माइल के आड़ में छुपा रही है। क्या कमला दास की मदर को दिख जाती है, उनकी एक रियलिटी दिख जाती है कि जो हंसी है वो नकली है, उनको तकलीफ़ है किसी बात की, क्या पता लगा लेती हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ये है, फर्स्ट इज़ ट्रू बट सेकंड इज़ फॉल्स, कि ये तो सही है लेकिन कि हाँ भाई ये बात तो सच थी कि वो स्वीकार कर भी स्वीकार नहीं करती हैं इस सत्य को कि उनकी मदर ज़िंदा नहीं रहेगी। लेकिन जो दूसरी बात है कि उनको पता चल जाता है मदर को कि कमला दास की हंसी ऐसी है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो गलत है। फिर फर्स्ट इज़ फॉल्स, कि फर्स्ट फॉल्स है लेकिन सेकेंड इज़ ट्रू, ठीक है। फर्स्ट इज़ फॉल्स, सेकेंड इज़ ट्रू, क्या ये है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टू कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पोम, पोम से नहीं ले सकते, दोनों ही ऑप्शंस मतलब कोई ताल्लुक नहीं है एज सच। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पोम, दोनों ही पोम के अंदर दोनों के बारे में ही बात हुई है, यानी बोथ आर ट्रू बोथ आर फॉल्स। ये ऑप्शन है बोथ आर फॉल्स, ये ऑप्शन एक्चुअल में है बोथ आर ट्रू। तो एक्चुअल में जो सही आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या है, सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए एक्चुअली, कि जहाँ स्टेटमेंट 1 जो है इट्स करेक्ट, कि जानते हुए भी कि मदर से शायद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, वो अपने आप को, वो इस ख्याल को एक्सेप्ट नहीं करती कि नहीं मैं शायद दोबारा मिलूंगी, और ये एक हौसला बनाए रखना, एक होप बनाए रखना, उम्मीद में वो वापस चली जाती हैं। और हाँ, जो इनकी मदर है वो इस बात का कोई आइडिया नहीं लगा पाती कि कमला दास एक्चुअल में एक तकलीफ को छुपा रही हैं अपनी स्माइल के पीछे, राइट स्टूडेंट्स। तो आपने भी आई होप ऑप्शन ए को ही सेलेक्ट किया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ द पोएट्स इमोशंस इन द पोएम। यहाँ पर ये है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ द पोएट्स इमोशंस इन द पोएम, यानी ये सारे इमोशंस, हो सकता है कि आप सारे ही इमोशंस एग्जिस्ट करते हो इस पोएम के अंदर, लेकिन आपको उसे सीक्वेंस में बताना है। और ये इमोशंस किसके हैं, कमला दास के हैं, पोएट के,
कमला दास के हैं तो किस सीक्वेंस में ये होता है। तो सबसे पहले जॉय यानी खुशी, देन रियलाइजेशन एहसास होना, देन पेन एहसास किस बात का होना, मदर की एज को लेकर, उम्र को लेकर, और ये इस सत्य का एहसास होना कि शायद वो अब नहीं रहेंगी, अगली बार मैं शायद ही उनसे मिल पाऊंगी, ठीक है। फिर पेन होना, इस बात की तकलीफ होना, और फिर एक्सेप्टेंस, फिर इस बात को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये तो होगा ही, कुछ कर नहीं सकते, इस बात को स्वीकार कर लेना। देन सबसे पहले रियलाइजेशन होता है, उनको एहसास होता है इस बात का कि मदर की अब तो एज हो चुकी है, इस बात की पीड़ा होना, पेन होना। फिर निगेशन, निगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स डिनायल, मतलब एक्सेप्ट नहीं करना। डिनायल किसी चीज़ को डिनाई करना या दरकिनार करना कि नहीं ऐसा नहीं है, फुल ऑन उसको खारिज कर देना। या फिर एक्सेप्टेंस, फिर पहले डिनाई किया और फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ शायद ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन है पहले रियलाइजेशन होना, फिर पेन होना और फिर एक्सेप्ट करना। और फोर्थ ऑप्शन है सॉरो यानी तकलीफ़ होना उन्हें, फिर एहसास होना, रियलाइजेशन होना और फिर एक्सेप्ट करना। तो स्टूडेंट्स बहुत इजी है एक्चुअल में। अगर आपको पोम बिल्कुल शुरुआत से अगर ध्यान है तो यहाँ पर आपको वो रास्ते से शुरुआत हुई है कि वो रास्ते में जब जा रही हैं कोचिंग जाने के लिए, जब एयरपोर्ट जा रही हैं उस वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ बी ऑप्शन जो है सही है कि सबसे पहले उनको एहसास होता है मदर को लेके, उसके बाद वो एहसास की वजह से उन्हें पीड़ा होती है और उन्हें फेमिलियर एक होता है कि मदर से सेपरेशन हो जाएगा। फिर वो इस चीज़ को डिनाई कर देती हैं। डिनाई क्या कहकर करती हैं कि सी यू सून अम्मा, ये उनका सबसे बड़ा डिनायल होता है कि नहीं दोबारा भी मिलेंगे। बट फाइनली एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कैसे पता चलती है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल से कि हाँ उनको रियलिटी पता है, बस उसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मन ने, उनकी आत्मा ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सच है कि शायद कभी दोबारा मदर से मुलाकात नहीं होगी और वो करना ही पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नरेटर हैज़ यूज्ड हर स्माइल टू, मतलब जो नरेटर हैं, पोएट हैं कमला दास, वो जो उन्होंने स्माइल करी थी वो क्यों करी थी? कवर अप हर पेन, अपने गम को छुपाने के लिए। मेक हर सेल्फ हैप्पी, अपने आप को खुश करने के लिए। टू मेक हर मदर हैप्पी, अपनी मदर को खुश करने के लिए। या टू शो हर इमोशंस, अपने भावों को, अपनी जो भी वो महसूस कर रही थी उसे दर्शाने के लिए। तो स्टूडेंट्स बहुत क्लियरली मैंने इतनी बार बता दिया है ये कि अपने पेन को, अपने गम को छुपाने के लिए मुस्कुरा रही थी, राइट, कि उनकी मदर को पता ना चल जाए कि उनकी बेटी तकलीफ में है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ें। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है पिक द कोट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ द पोएम। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, कुछ कोट्स हैं। इसमें से कुछ कोट्स जिसने लिखे हैं उनके नाम हैं, कुछ में नहीं भी हैं। ये कोट्स को पढ़कर आपको ये समझना है कि कौन सी कोट जो है इस पोएम की थीम को दर्शाते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक पोएम की या किसी जो कोई चैप्टर भी हो, मल्टीपल थीम्स होती हैं उसकी, ऐसा नहीं बस एक ही थीम है, 2-3 ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक मेजर थीम है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, ठीक है। तो किसी भी कोट को पढ़ के अरे इसमें ये थीम भी है, शायद ये वाली थीम भी हो सकती है, ये नहीं करना होता है। मेन थीम को हमेशा हमें फोकस करना होता है, हमेशा। मेन थीम के अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा और कि ये मेन थीम के अलावा और क्या क्या हो सकता है, उस केस में आप बताएं, अदरवाइज नहीं। ये छोटी छोटी डिटेल्स है मेरे क्लास 12th के स्टूडेंट्स, बोर्ड के स्टूडेंट्स, तो वो ध्यान रखें, ये आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब पहला कोट जो है वो है देयर इज़ लव इन होल्डिंग एंड देयर इज़ लव इन लेटिंग गो। एलिजाबेथ बर्ग ने लिखा है इस कोट को। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी भी व्यक्ति से अगर आप बहुत प्यार करते हैं तो उस व्यक्ति को कुछ भी करके अपने पास रखना, वो लव ही होता है। यानी आप दुनिया से हर किसी चीज़ से लड़ जाएंगे, कुछ भी कर लोगे, लेकिन आप उसे अपने पास ही रखोगे, जाने नहीं दोगे, ये भी एक तरीके का लव ही है। और अगर वो व्यक्ति आपसे दूर जाना चाहता है, अगर उसकी खुशी उसी में ही है कि हाँ ठीक है जी ले अपनी ज़िंदगी, यू नो समथिंग लाइक दैट, तो आप अगर जाना चाहता है वो, तो उसे जाने दें, राइट। तो ये भी एक तरीके का लव ही है। सामने एक व्यक्ति का अलग अलग
व्यक्तियों का अलग अलग नेचर है, तो आप किस तरीके से अपना जो प्रेम है जताते हैं, दर्शाते हैं, वो बस डिफर करता है। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एजिंग इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर लिविंग। ये सिंडी जोसेफ ने लिखा है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ बता दूं, ये इस पोम से कितना मेल खाता है नहीं खाता वो तो हम बाद में जान लेंगे, लेकिन ये है बहुत बढ़िया कोट। इसमें ये बताया गया है कि जो हमारी बढ़ती हुई उम्र होती है ना, वो जीने का सिर्फ एक नाम है, लाइफ का या जीवन का सिर्फ एक और नाम है। इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चे होते हैं तो बचपन भी ज़िंदगी का नाम है। अलग अलग स्टेजेस हैं, एक लाइफ में स्टेजेस होती हैं। बचपन एक की भी होती है जहाँ हम बच्चे होते हैं, आप जब यंग हो जाते हैं, बुज़ुर्ग हो जाते हैं और एकदम बूढ़े जब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक हिस्सा है और कभी भी बढ़ती, क्योंकि हमेशा हम बच्चे नहीं रहेंगे, हम बड़े होंगे, हम बुज़ुर्ग होंगे ही और उम्र बढ़ेगी ही, ढलेगी ही। तो उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव ही बने रहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम हमेशा जो है अपनी लाइफ को जिएंगे। Age doesn't matter. Age is just a number, right? Next is when one person is missing, the whole world seems empty. Pat Skivibert ने ये लिखा है। इसका मतलब ये है कि जब एक व्यक्ति नहीं होता है तो पूरी दुनिया खाली लगती है। ये इसका ट्रांसलेटेड मीनिंग है। एक्चुअल में है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति जब नहीं होता है आपके पास, जब वो व्यक्ति आपसे दूर चला जाता है, तो पूरी दुनिया ऐसे लगती है मानो खोखली हो गई हो। दुनिया की सारी दौलत शोहरत भी मिल जाए तब भी आपको वो पसंद नहीं आती, अच्छी नहीं लगती। यही कारण है, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है एंड समटाइम्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल लॉजिक वी स्टिल होप। मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ जो एकदम विपरीत परिस्थिति है, मतलब जो सिचुएशन है एकदम विपरीत है, कोई बिल्कुल रीज़न या जो भी लॉजिक है उसके खिलाफ में जाकर भी आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल मैच हो रहा है, दो टीम्स हैं, टीम ए ने 20 गोल कर दिए हैं और हमारी टीम भी अभी सिर्फ एक ही गोल किया है और 30 सेकेंड्स के अंदर जो है ख़त्म हो जाएगा हमारा मैच। क्या ये 30 सेकेंड्स में क्या ये 20 गोल का जो आंकड़ा है वो तोड़ना या उसको पार लगाना क्या संभव है टीम बी के लिए? हम जानते हैं कि कोई भी लॉजिक हम लगा लें, हम नहीं, मतलब बी वाले नहीं जीत पाएंगे, चाहे कितना भी लॉजिक लगा लें, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, इसके विपरीत जाके भी कुछ भी कर लो चाहे, लेकिन नहीं, हम मतलब जो बी वाली टीम है वो नहीं जीत पाएगी। उसके बावजूद टीम बी वाले लोग पता है क्या कर रहे होंगे? ए भगवान प्लीज़, ओ गॉड प्लीज़ डू समथिंग, गॉड प्लीज़ प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सपोर्ट, रिमेंबर। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आपने ज़रूर रिमेंबर, मैंने बोला कि आपने ऐसी सिचुएशन ध्यान है, कभी याद आई कुछ कि आपने कभी ऐसा देखा है या आपने कभी ऐसा कुछ किया है? तो यस, ऐसा सब करते हैं कि जब तक रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हो जाते हम उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते कि प्लीज़ भगवान जी प्लीज़ कुछ ऐसा कर दो ताकि जीत जाए। तो यहाँ पर हर एक लॉजिक वगैरह सब आप दरकिनार कर देते हैं और क्या सोचते हैं? उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। इन चारों में से स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ बता दूँ, फर्स्ट और सेकंड नहीं है ऑप्शन जो यहाँ जाए, थर्ड और फोर्थ में कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो स्टूडेंट्स सही आंसर ऑप्शन 3 है। फोर्थ जो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये सेंट्रल थीम नहीं है। यहाँ आप ये बता सकते हैं कि क्योंकि एकदम आखिर में जो कमला दास स्माइल करती है ना रिपीटेडली, वो यही दर्शाती है कि भले ही वो कुछ कोशिश कर रही हैं कि उनके चेहरे पर वो दुख या उदासी ना आ जाए, दैट्स इट। अदरवाइज़ उनका जो मन है स्वीकार कर चुका है कि जो मदर है वो शायद अब उनसे दोबारा मुलाकात होना शायद संभव नहीं होगा। लेकिन ये ऑप्शन सी जो है वो दर्शाता है, चाहे कमला दास अपने बचपन को याद कर रही हो या अभी जो करंट समय था कमला दास का वो याद कर रही हो, कि मदर वो है जिसके इर्द गिर्द उनकी सारी दुनिया है। और मदर वो चीज़ है जो अगर नहीं रहे आपकी लाइफ में तो कुछ भी आपको मिल जाए, सारे ऐशो आराम मिल जाए, लेकिन आपको वो खुशी नहीं होती, वो संतुष्टि नहीं मिलती है और एक खोखलापन सा बना रहता है क्योंकि मदर माँ नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, ये मेन थीम है इस पोएम की। क्लियर है? समझ में आया? अब अगर ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लेट्स से आ जाए तो आप उस थीम को एक्सप्लेन करते हुए इस कोट को लिखकर
अपने आंसर को सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये कोट लिखा और हो गया आंसर, नहीं। थीम क्या है पहले उसे एक्सप्लेन करें और फिर बाद में इस कोट को भी लिख दें ताकि आपके आंसर को एक सपोर्ट मिले, ताकि और अच्छे से बेहतर मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हमारे सेकंड सेट ऑफ 5 का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कितने के सही आंसर आपने दिए हैं। ठीक है, व्हाट डज द नैरेटिव स्टाइल सिंगल सेंटेंस ऑफ द पोएम हाईलाइट। अब यहाँ आपको एक चीज़ ये भी पता चल रही है कि इस पोम की नैरेटिव स्टाइल क्या है। तो नैरेटिव स्टाइल क्या है इसकी, सिंगल सेंटेंस में लिखी हुई है ये पोम। ठीक है, सिंगल सेंटेंस में लिखी हुई है, कोई भी बीच में फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, या एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा चेंज जो होते हैं वो नहीं है, एक ही सेंटेंस में लिखी हुई, एक सांस में लिखी हुई ये पोम है। तो ये नैरेटिव स्टाइल, जो लिखने का तरीका है वो क्या दर्शाता है, पोइट की भावनाएं दर्शाता है, फीलिंग्स, उसकी इनसिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि मन में हर समय एक हलचल सा रहना, एक घबराहट सी बनी रहना कि मदर है ना, कहीं कुछ हो तो ना जाए, हर वक्त ये। ठीक है, पोएट के ख्यालात, थॉट्स उसके, या फिर पोएट के इंटरट्विनिंग थॉट्स, यानी इंटरट्विनिंग मतलब जितने भी थॉट्स ख्यालात हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये सारे जुड़े हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी स्टूडेंट्स, इंटरट्विनिंग थॉट्स। इसका मतलब ये है कि सारे ख्यालात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं भी, उनके ख्याल भी और उनकी इनसिक्योरिटीज़ भी। इनसिक्योरिटी एक तरीके से घबराहट कह सकते हैं कि मन में एक ना कॉन्फिडेंस नहीं होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना, लैक ऑफ विश्वास, भरोसा होना। ठीक है, कि मन में उतना भरोसा नहीं है, मन में उतना विश्वास नहीं है, वो इनसिक्योर होता है। ठीक है, उसे ही इनसिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, हो गया हमारा सेकंड सेट ऑफ 5। इसका आंसर बता दीजिए कि आउट ऑफ 10 कितने सही आंसर्स दिए हैं आपने। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, द पोएम इन इट्स एसेंशियल थीम प्रेजेंट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी ये जो थीम है वो एक वास्तविकता को दर्शाती है। कैसी वास्तविकता, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ब्रह्मांड में आखिरी अंतिम सत्य जिसे कहते हैं। इट इज़ मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ या एक जो अंतिम सत्य है जो सब पर लागू है, वो क्या है। द अल्टीमेट ट्रूथ इज डेथ, मृत्यु अंतिम सत्य है। द रियलिटी ऑफ लाइफ इज डेस्पेयरिंग, मतलब डेस्पेयरिंग जो है वो मतलब द रियलिटी ऑफ लाइफ, वास्तविकता है जीवन की, वो है निराशा। डेस्पेयरिंग मतलब निराशा। ठीक है, हैप्पीनेस इज जस्ट अ मास्क कवरिंग द स्ट्रगल्स, यानी जो खुशहाली होती है वो सिर्फ एक मुखौटा है, जितनी भी खुशी है वो सिर्फ एक मुखौटा है। और ये मुखौटा किसे ढांके रखता है, जीवन के सभी स्ट्रगल्स को, जितनी भी मेहनत है, जितनी भी मुसीबतें हम झेलते हैं, उन सबको हम हमारी हंसी से छुपा लेते हैं, मुखौटे से छुपा लेते हैं। और बढ़ती उम्र का या ओल्ड एज का, बुढ़ापे का खौफ, ये अंतिम सत्य है। तो स्टूडेंट्स, जो अंतिम सत्य है ना, वो तो आप इस पोम के अलावा भी कहीं बात करोगे तो अंतिम सत्य तो डेथ ही है। डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, आप इसको कहीं कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 है, द फैक्ट दैट द पोम्स नैरेटिव स्टाइल इज सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास शोज दैट। नैरेटिव स्टाइल क्या है, सिंगल सेंटेंस, सिर्फ कॉमास ही पंक्चुएशन मार्क है। पंक्चुएशन मार्क कौन सा होता है, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कोट, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। यहाँ कौन सा पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुआ है, कॉमास। ये क्या दर्शाता है, देयर इज ओनली वन टॉपिक विच मेड द पोएट फेयरफुल, सिर्फ एक ही मुद्दा है जो इस पोएट को डरा रहा है। दूसरा, देयर इज ओनली वन थॉट विच रन्स थ्रू द पोम, सिर्फ एक ही ख्याल है जो पूरी पोम के अंदर चल रहा है। द लाइन्स आर ऑल बींग इंटरमिंगल्ड इन द पोएट्स माइंड, ये जितने भी लाइन्स हैं वो दिमाग में, जो पोएट का ख्याल है ना, उसमें इंटरमिंगल हो रहे हैं या एक दूसरे में उलझ रहे हैं सारी लाइनें, इसलिए एक ही लाइन में लिख डाला। या मैनी सब आइडियाज़ आर कनेक्टेड टू द मेन आइडिया ऑफ द पोम, यानी आइडियाज़ के भी आइडियाज़, सब आइडियाज़ जो होते हैं ना, वो सब आइडिया क्या होता है, जैसे आप कोई मूवी का टाइटल होता है ना, हीरो द स्पाई, नीचे वो सब टाइटल लिखा होता है, वही। तो यहाँ सब आइडियाज़ भी हैं जो मेन आइडिया से कनेक्टेड हैं, इसलिए एक लाइन में लिख डाला। तो यहाँ स्टूडेंट्स, जो सही आंसर है वो है बी, कि सिर्फ एक ही थॉट है जो कि पोम के अंदर थ्रू आउट चलता है। अब यहाँ आप पीछे जो इंटरट्विनिंग वाली बात हुई थी वहाँ से मत करना, थॉट्स ज़रूर इंटरट्विनिंग है लेकिन एक सिंगल थॉट की तरह ही आ रहे हैं। इंटरट्विनिंग क्या है, जिसमें इमोशंस भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, थॉट्स भी हैं, ये सब हैं जो
एक सेंटेंस के तौर पे आ रहे हैं, एक ख्याल के तौर पे लिखे हैं कमला दास ने। यहाँ पर कहीं थॉट्स नहीं है बेटा, यहाँ है लाइन्स। थॉट्स और लाइन्स आर डिफरेंट। तो यहाँ सेंटेंस एक ही लिखा है, उस सेंटेंस में थॉट चलता है। ये क्लियर है? लाइन्स इंटरमिंगल्ड हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड और सही तरीके से लिखी हुई लाइन है, बिल्कुल उलझी हुई नहीं है। ठीक है, वो लाइन्स थॉट्स दर्शाती हैं, लाइन उलझी हुई नहीं है कि आगे पीछे, नो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्प्रिंटिंग ट्रीज इज अ डिपिक्शन ऑफ मूवमेंट। दिस मूवमेंट इज, यानी स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है एक मूवमेंट को, एक हलचल को, मोशन को दर्शाती है। ये मोशन क्या है, मूवमेंट क्या है? ऑफ द कार इन कॉन्ट्रास्ट टू ट्रीज, मतलब कार के ऑपोजिट में बढ़ते हुए जो ट्रीज हैं वो, पेड़ जो है वो। ऑफ द विंड्स दैट ब्लोज द ट्रीज, वो हवा जो मूव कर रही है और जो पेड़ को भी मूव करवा रही है, मतलब हवा चलती है तो पेड़ हिलते हैं ना, तो मूवमेंट ऑफ विंड्स, मूवमेंट और ऑफ ट्रीज। ऑफ द कार एज ऑपोजिट टू दैट ऑफ विंड, मतलब विंड के विपरीत में चलती हुई, मतलब हवा सामने से आ रही है और उसको काटते हुए कार जा रही है। ऑफ द पोएट्स थॉट्स मूविंग फ्रॉम हर मदर्स एज टू द एनर्जेटिक यंग ट्रीज, की मदर, जो पोएट की थॉट्स हैं क्या, अपनी मदर की उम्र से, मतलब मदर को देख रहे हैं, मदर की उम्र का पता चल रहा है, और इस ख्याल से सीधा यंग ट्रीज की तरफ जा रही है। जो नज़र है, जो कमला दास का जो वो नज़र है, वो पहले अपने, उनका जो ख्याल है अपनी मदर की एज से एकदम हटके, और यंग जो पौधों पे जा रहा है, जो एनर्जी दर्शा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, पहले मदर को देखनी है फिर ट्रीज़ को, क्या ये मूवमेंट दर्शाता है? स्टूडेंट्स, स्प्रिंटिंग ट्रीज़ का मतलब मैंने पहले भी बताया कि गाड़ी जब आगे बढ़ रही है तो लग रहा है जैसे ट्रीज़ और पेड़ हैं वो पीछे भागते हुए दिख रहे हों, तो ये कॉन्ट्रास्ट में है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन प्रेजेंटेड इन द पोम, यानी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कॉम्प्लिकेशंस या जो भी परेशानियाँ, मुश्किलात। ठीक है, तो फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, मतलब ये जो सिचुएशन है ना, वो क्या कॉम्प्लिकेशंस दर्शाती है, इसमें क्या क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर पोएट के दिमाग में। व्हाट टू डू इन ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे में क्या करना चाहिए। हाउ टू मेक श्योर योर पेरेंट्स आर हेल्दी, मतलब आपके पेरेंट्स एकदम स्वस्थ हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, आपका जब कोई करीबी या कोई चहिता जब वो ना बचे तो उस सत्य को कैसे स्वीकार करना चाहिए। हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं और आपके जो कर्तव्य हैं उनमें एक बैलेंस किस तरीके से बना कर रखें। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन ये अराइज करती है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने इस पोम के अंदर आई है, तो हमारे ही सामने कौन सा सवाल, प्रश्न एक उठता है। तो हमारे सामने जो प्रश्न उठता है वो है ये, कि हम हमारी जिम्मेदारियां और कर्तव्य, जैसे हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे परिवार के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वहीं हमारा जो जॉब है, हमारा जो वर्क है, उसके प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं। उसमें किस तरीके से एक बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि कमला दास चाहे कितना भी चाहे, वो चाहे तो अपनी माँ के पास रुक ही सकती थी, लेकिन एक काम है, उनकी अपनी खुद की एक लाइफ है, तो मजबूर है कहीं ना कहीं उस लाइफ में वापस लौटने पर, अपनी माँ के पास हमेशा नहीं रह सकती, राइट। तो ये हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि ये बैलेंस कैसे बनाया जाए, राइट स्टूडेंट्स। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि ये लास्ट MCQ भी है इस वीडियो का। तो इसका आंसर देने के बाद आपको बताना है आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने सही आंसर्स आपने दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एक दैट द पोएट वॉज फीलिंग। यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस में से आपको बताना है, इनको समझना है कि जो कमला दास इस एक के या पीड़ा के बारे में बात कर रही हैं, दुख तकलीफ के बारे में बात कर रही हैं, वो सेम दुख तकलीफ इन ऑप्शंस में से किस में है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है रितिका वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर लैपटॉप ऑल डे एंड नाउ हर हेड इज एकिंग, कि रितिका जो है सारा दिन जो है लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रही थी, जो आजकल का एक बहुत ही रूटीन तरीके का वर्क कल्चर बन चुका है, तो इसीलिए अब उसके सर में दर्द होने लग गया। क्या ये एक वही एक है?
प्राची एंड हर फैमिली वेंट टू द हिल स्टेशन वेयर द क्लाउड हैड बर्स्ट। मतलब प्राची अपने परिवार के साथ एक हिल स्टेशन गई थी जहाँ जो बादल है वो फट गया। नाउ शी इज़ अनेबल टू फाइंड हर ब्रदर एंड शी फील्स एन अननोन एक। और अब वो अपने भाई को ढूंढ नहीं पा रही है, भाई कहीं खो गया है और उसे एक अजीब सा मन में पीड़ा हुई, तकलीफ, दुख हो रहा है। क्या ये एक इस एक को दर्शाता है? क्या ये किस एक को दर्शाता है? रेयांश वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल व्हेन इट बाउंस्ड इनटू द सिवर। रेयांश जो है एक बॉल के साथ खेल रहा था और वो छुटकर उससे सिवर लाइन में गिर गई, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो नहीं होता, ठीक है, सिवर लाइन वहाँ गिर गई। तो क्या ये पेन कि भाई बॉल चली गई, क्या ये तकलीफ दर्शाता है? समीक्षा एंड हर फ्रेंड वर एकिंग टू सी द पॉप स्टार जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर एक बहुत बड़े पॉप स्टार हैं, बहुत शानदार सिंगर है। समीक्षा और उसकी फ्रेंड्स जो हैं बस तरस रही हैं उनसे मिलने के लिए। मतलब क्या ये एक इस एक को दर्शाता है कि कब मैं उनसे मिलूंगी, मैं कब से? तो कौन सा एक, कौन सी पीड़ा है जो इस पीड़ा को दर्शाता है? बताइए स्टूडेंट्स। अपने परिवार से बिछड़ जाने की जो पीड़ा है वही ये पीड़ा है। ये पीड़ा, ये कोई पीड़ा नहीं है, ठीक है? समझ में आया? क्लियर है कि जब अपने भाई से बिछड़ गई तो वो उसे कहीं चोट नहीं लगी थी, कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उसके मन में, दिल में एक दर्द उठा कि मेरा भाई कहाँ गया, वो ठीक तो है ना, और हे भगवान वो मिल जाए, क्योंकि उसके बिना प्राची को कुछ भी सही अच्छा नहीं लग रहा था। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? यहाँ पे हमारी MCQs खत्म होते हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि आउट ऑफ 15 आपने कितने MCQs का सही आंसर किया। कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया है तो मुझसे वो भी पूछ लीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड मेक श्योर कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी यहाँ आपको मिल रही है फ्री एजुकेशन। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम को भी आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ आपको मिलता है KG से लेकर क्लास 12 तक के सभी CBSE बोर्ड, या वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन फ्री एजुकेशन मिल रही है, यानी स्टूडेंट्स हम आपको दोनों ही चैनल्स पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। इसी के साथ हम प्रोवाइड कराते हैं ई-बुक्स और ई-नोट्स भी। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स दिए गए हैं, क्लिक कीजिए उन लिंक्स पे। दोनों की ही डिटेल्स आपको ईजिली मिल जाएंगी कि आप इन ई-बुक्स और ई-नोट्स को कैसे पा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। एक छोटी सी बात और ज़रूरी बात जो ई-नोट्स से रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूँ कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होने के साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट्स के साथ भी आते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करवा देते हैं। तो आप इनकी जानकारी लेना नहीं भूलेंगे, लिंक्स पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ दोनों ही चैनल्स को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, जहाँ सारी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, चाहे लाइव से रिलेटेड हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनसे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। राइट स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर है? तो लास्ट में जाते जाते मैं फिर से आपको बता दूं कि कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, डाउट मत रखिएगा मन में, डाउट पूछ लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।